बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अगर आप लाहौर में हैं तो आप एयर पॉल्यूशन से और एयर क्वालिटी इंडेक्स देख कर परेशान नहीं होंगे, क्योंकि शदीद गंदी फ़िज़ा है इस वक्त ना, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। सांस लेना, खांसी, ये सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल हुई हुई हैं। एंड आई बिलीव कि जो लोग इस सारे वेदर के अंदर या इस एटमॉस्फेयर के अंदर कम्यूट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक है समहाउ। इवन आप गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे हैं, बसेस में कर रहे हैं, बाइक्स पे कर रहे हैं, रिक्शास पे कर रहे हैं, हर किसी को मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव, क्योंकि अभी जो सूरत हाल है, अभी ये स्टार्ट है और ये आगे वर्स्ट होगी खुदा ना खास्ता। लेकिन स्टिल अपने तौर पे हमने कोशिश की है कि हम अपने शो में मुख्तलिफ इस तरह के पर्सपेक्टिव पे भी बात करें कि आपको कैसे एहतियात करनी है और आप कैसे इसकी प्रिवेंशन के लिए समहाउ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा जी, जो प्रोग्राम के आगाज़ में आज जिस टॉपिक पे बात करनी है, पाकिस्तान में जी हम अगर बात करें घरेलू मुलाजमीन के हकूक़ के हवाले से, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। हमारे घरों के अंदर वी ऑल नो कि हाउस हेल्प होती है और ज़्यादातर ख़वातीन के ऊपर मुश्तमिल होती है यह हाउस हेल्प, और बग़ैर किसी मुआहदे के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के घरों में जो काम करती नज़र आती हैं हमें। इनके काम के जो टाइमिंग से लेकर इनके हकूक़ बहुत जो कह लें गैर वाज़े भी होते हैं, और अक्सर मसाइल ऐसे होते हैं जो छुपे रहते हैं। पंजाब हुकूमत ने जी एक कदम उठाया है कि घरेलू मुलाजमीन के लिए बाकायदा लेबर कानून मुतारिफ़ करवाए हैं, और नए कानून के तहत जो घरेलू मुलाजमीन हैं उनके लिए लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लाजमी करार दिया गया है। इसके साथ साथ माहाना जो तनख्वाह है वह कम अज़ कम 40,000 रुपये मुकर्रर की गई है। एनुअल लीव्स हैं, ओवर टाइम की दुगनी जो उजरत है, इसके अलावा मैटरनिटी लीव्स जैसी सहूलियात हर घर के मुलाजिम का हक बन चुकी हैं। और मज़ीद ये कि एम्प्लॉयर को मुलाजिम के लिए साफ़ पानी हो, एक महफूज माहौल हो, इज़्ज़त और वक़ार के साथ काम करने की जगह फराहम करना भी लाजमी करा दिया गया है। तनाज़ात की सूरत में जी जो यूनियन काउंसिल सतह पर जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी फ़ैसला करेगी। लेकिन अब ये सवाल यहाँ पे ये $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि ये जो चीज़ें एक चीज़ वाज़े कर दी गई है, इस पर इम्प्लीमेंट होना और बेहतर तरीके से होना, जो लोग काम कर रहे हैं क्या उनको अपने कानून का पता है, और जो उनसे काम करवा रहे हैं क्या वो इन पर इम्प्लीमेंट करेंगे। आज हम इस पर ज़रा बात करेंगे, और सबसे पहले बैरिस्टर अमरीन कुरैशी का तारुफ करवाएंगे माहिरीन कानून। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अमरीन कैसी हैं आप? खाइए। मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अमरीन, थैंक यू सो मच कि आपने हमें वक्त दिया सुबह। थैंक यू। अमरीन, पहले तो मैं इस कानून के हवाले से आपका एक तज्ज़िया चाहूँगी एज आ एक्सपर्ट, लॉ एक्सपर्ट, कि क्या आपको लगता है कि ये जो चीज़ें वाज़े की गई है ये किस हद तक प्रैक्टिकल है? पहली चीज़ हमने ये देखनी है कि ये क्यों हुआ। ये हमारे पास पाकिस्तान में डोमेस्टिक वर्कर्स का एज सच लॉ तो था, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। और जो डोमेस्टिक वर्कर्स के अब्यूज़ के केसेस हैं, चाहे वो असॉल्ट हो, रेप हो या इवन मर्डर हो, वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे। इवन आज इस साल में आपने देखा होगा कि एक बच्ची को चॉकलेट उसने खाई थी तो उसको डोमेस्टिक अब्यूज़ में आके उसको मार दिया गया था। पाकिस्तान जो है वो सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशंस में फोर्स लेबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाना बहुत ज़रूरी था। मगर ये है कि ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं ये बहुत हाई लेवल पे और बड़ी उसको एक सिक्योरिटी दे रहे हैं, क्योंकि वो उसको कह रहे हैं कि जैसे कि सरकारी वर्कर्स होते हैं वैसे उस लेवल की ये इम्प्लीमेंटेशन आ रही हैं। और इसमें लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है पहले कभी कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान में। about 80 million people are actually domestic workers। so उसमें फिर आपके जो है ये लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आना, और उसका फॉर्म ए जो है वो आपका पंजाब का जो लेबर डिपार्टमेंट है उसकी मैं भी ख़ुद भी चेक कर रही थी, तो अभी उन्होंने आई थिंक क्योंकि ये अभी इम्प्लीमेंट होना है तो वो उन्होंने चीज़ें इन प्लेस अब रख रहे हैं। मगर बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास कोई आया है काम करने के लिए तो आपने उसको फॉर्म ए के थ्रू उसको लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देना है, जैसे कि सबको जब भी नौकरी लगती है तो फिर आपको मिलता है। सो दैट्स वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट दे हैव टू डू। और उसके बाद फिर फॉर्म बी है, सी है, डी है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये फॉर्म्स जो हैं, ये बड़े
इंट्रोड्यूस हो गया। BCD में क्या रिक्वायरमेंट्स है? फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग आई बिलीव फॉर्म बी जो है वो लीव्स के ऊपर है, एनुअल लीव्स, क्योंकि नॉर्मली हम ये देखा जाता है कि जब आपके पास डोमेस्टिक हेल्प आ जाती है तो एक दफ़ा वो उसको आप इंडक्ट करते हैं या एम्प्लॉय करते हैं, तो फिर कुछ छुट्टियों का कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि जी संडे इसको ऑफ है या 5 बजे, वो बस आपको 24 आवर्स के लिए अवेलेबल चाहिए होता है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या उसको रेगुलेट करने के लिए इन्होंने कहा है कि जितनी भी एनुअल लीव्स हैं वो आपने बतानी है कि आपने साल में कितनी दी हैं या उसने किस तरीके से उसको यूज़ किया है। मगर फ्लिप साइड आई विल हैव टू से, क्योंकि ऐसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं एम्प्लॉयर्स को कि आप एम्प्लॉय कर देते हैं, आप चलें फॉर्म भी दे दें आप इनको फॉर्म 8 के थ्रू, और अगर कोई छुट्टी के लिए चला जाता है फिर वापस नहीं आता, स्पेशली वर्किंग लेडीज़, यू नो हाउ डू दे डील विद इट। तो क्या उसमें कोई पेनल्टी है? मुझे लगता है कि एम्प्लॉयर्स की साइड से भी सिक्योरिटी या सेफ्टी होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन डन। अमरीन, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट आपने बात की है, बिकॉज हम जब ऑफ एयर भी डिस्कशन कर रहे थे वर्किंग वुमेन के लिए और स्पेसिफिकली जिनके घर इन हाउस हेल्प पे समहाउ डिपेंडेंट होते हैं, उनकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इज़ लाइक शुड बी द प्रायोरिटी एज वेल, कि ये हमने उसको भी मेक श्योर करना है। अब हम जिस तबके को या जिस साइट को देख रहे हैं जो डोमेस्टिक हेल्प है, पहली तो बात वो इतनी एजुकेटेड नहीं है और फिर उनको अपने राइट्स का पता नहीं है, और हम जैसे लोग अगर उनको बता भी रहे हैं तो वो सम टाइम हमें ही बैकफायर कर सकता है समहाउ, यू नो। इसके लिए क्या चीज़ें आपको लगता है कि ठीक है ये इम्प्लीमेंट होना अच्छी बात है, पर प्रैक्टिकलिटी मुझे एज अ ले मैन इसमें नज़र नहीं आ रही है कि हम इतना सब कुछ उनको बता रहे हैं, कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कैसे होगा? बिल्कुल, लॉ बनाना इज़ वेरी नाइस एंड इट्स रियली इम्पोर्टेंट, हाउएवर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इट्स एन अपहिल टास्क। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आई थिंक गवर्नमेंट को कमिटीज़ बनानी चाहिए, बिकॉज आपने घर घर जाके फिर ये चेक कैसे करना है कि आपने यू नो आपका जो एम्प्लॉई है उसको आपने फॉर्म ए के तहत आपने उसको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, और जो एनुअल लीव्स हैं या मैटरनिटी, सो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को डेफिनेटली करना है। और लाइक वी वर डिस्कसिंग अर्लियर कि सिर्फ ये जो इश्यूज़ हैं कि आपने इंडक्ट करना है, उससे पहले ये आएंगे कि क्या उनके आईडी कार्ड्स बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा औरतें हैं जिनकी शादियां हो जाती हैं और उसके बाद फिर उनको कभी पता ही नहीं होता उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स कहाँ हैं, वो गांव से आती हैं, कहाँ से आती हैं, उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स, आईडी कार्ड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो होना लाजिम है फॉर देम टू बी इवन गिविंग ए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। सो दैट इज़ अनदर थिंग दैट द गवर्नमेंट शुड बी लुकिंग इनटू कि भाई अगर आपने इनको रजिस्टर करना है विदाउट आईडी कार्ड्स, वो फिर आप एक मैकेनिज़्म दिखाएं। क्या हर हाउसिंग सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबल करेंगे आप कि भाई वो रजिस्टर, और जो एक प्रोसेस डिस्कस हुआ था अर्ली भी, मगर ऐसा कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सो ये सारी चीज़ें लाइक आई सेड इट्स एन अपहिल टास्क। बहुत अच्छा है ये लॉ आया है, मगर आई थिंक इसमें और चीज़ें करने को ज़रूरत है, और चीज़ें करने की ज़रूरत है। अच्छा अमीन, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट भी कर रही हूँ, बिकॉज हमने ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है इस पर तो हम बात करें कि मॉनिटर करने के लिए कमेटियाँ होनी चाहिए, बट समहाउ एक बहुत बड़ा तबका है जो कि चाइल्ड लेबर भी समहाउ हमारे घरों के अंदर होता है। अब सिंस हम इन लॉज के पास होने की बात कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं, बट एट द सेम टाइम ये ओवरलैप भी तो कर रहा है उस चीज़ से कि आपके एक तरफ चाइल्ड लेबर है जिस पे डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है और सारा मामला भी चल रहा है, और सेकेंडली हम फिर ये इन लॉज के पास होने, क्यों हम उस चीज़ को अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। सबसे आई थिंक प्रिवेलेंट पंजाब में, हर जगह आई थिंक सिंध में भी यही है कि चाइल्ड अब्यूज़ जो हो रहा है वो एक्चुअली डोमेस्टिक वर्कर्स के फॉर्म में हो रहा है। छोटी बच्चियां, छोटे बच्चे, अगर आपको याद हो 2-3 साल पहले एक्चुअली एक जज थे उनके घर में ऐसा हुआ। सो जब इंसाफ यू नो देने वाले ऐसे करेंगे तो फिर आप किधर जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें जो हैं डेफिनेटली हैं और बिल्कुल मना है। जो पंजाब में डोमेस्टिक वर्कर्स 2019 है उसमें बड़ा क्लियर था कि आप
अंडर द एज ऑफ 14 नहीं रख सकते। अगर आप अबव 14 पे रखेंगे तो आप उसको लाइट वर्क देंगे, यानी कि सफाई वगैरह, नथिंग एग्रेसिव। मगर वो लॉज तो हैं मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होते हैं वो छोटे बच्चे हैं जो आपको नज़र आते हैं रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं या घरों में काम कर रहे हैं, वर्कशॉप्स पे कर रहे हैं। तो नहीं, उसको पुलिस डिपार्टमेंट, लॉयर्स, जजेस, आप लोग थ्रू योर प्रोग्राम्स एज वेल, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है कि आपको इसमें ना सिर्फ फ़ाइन होता है अगर आप ऐसे छोटे बच्चों को रखते हैं, मगर आपको जेल भी होती है। विदाउट चेकिंग उनकी एज आप नहीं रख सकते। और ये मैं औरतों को बार बार कहती हूँ, आपको फेसबुक, हर जगह सोशल मीडिया पे नज़र आता है, ये पोस्ट हो जाते हैं कि भाई लुकिंग फॉर डोमेस्टिक हेल्प, और फिर आई नीड समवन लेस दैन 16 या 15। दैट इज़ इलीगल। ऐसे ये चीज़ अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको इसमें जेल हो सकती है। अच्छा, अब हो सकती है, ये तो हम एक चीज़ जानते हैं, एक लॉ मौजूद है अमरीन, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अभी भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि ये चीज़ कर रही है। और वही बात घूम फिर कर समहाउ यहीं पे आती है कि हमारे जो इदारे हैं, ठीक है कानून आना बहुत अच्छी बात है, वो रियली अप्रिशिएट कि इनके राइट्स हैं, इनको मिलने चाहिए मिनिमम वेजेस, जो भी मामला है। बट अब मसला ये है कि जब आप इम्प्लीमेंट कराने की बात आते हैं तो समहाउ कुछ लोगों को लेवरेज मिल जाता है, कुछ काबू में आ जाते हैं। तो इसमें इदारों की जो इन्वॉल्वमेंट है, कंट्रीब्यूशन है, कोलैबोरेशन है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है कि अगर एक लॉ पास करने के हवाले से बात हो रही है तो फिर अब इस चीज़ को भी गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एड्रेस करना है। पता है क्या, आई ट्रूली फील कि हमें एज ए नेशन हमें कलेक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है, हुकूमत ने लॉ बना दिया। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें एज अडल्ट्स भी है कि लॉ बन गया है तो हमने उसको फॉलो भी करना है। अब रादर देन वेटिंग कि कोई पुलिस वाला आए या कोई कंप्लेन हो तो फिर ऐसा हो, उतनी देर तक हम बैठे हुए हैं कि भाई चलो। क्योंकि अगर ये शऊर हमें नहीं आता और ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि अब ये लॉ बन गया, हमने जैसे कि लॉ है, रेड लाइट है ट्रैफिक पे, हमने रुकना है, हम रुकते हैं वरना हमारा चालान हो जाता है, वैसे ही एक लॉ बन गया है। हमें चाहिए कि इसको हम अपने तौर पे हेल्प करें, अपनी हेल्प करें, और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो चेक कर सकती हैं। सो ये आई थिंक बड़ा कलेक्टिव काम होगा तो फिर कहीं पे जाके हमें कोई चेंज नज़र आएगा। मगर एक सिर्फ हुकूमत को या पुलिस को या यूनियन काउंसिल्स, बिकॉज अभी उनका भी बड़ा रोल है इसमें, उन पे रिलाई करना बहुत आई थिंक अनफेयर बात हो जाएगी। हाँ, आई अग्री टू यू समहाउ बिकॉज, लेकिन हमारी एज ए नेशन एक बिहेवियर है कि जब तक कोई हमारे सर पे डंडा लेके खड़ा नहीं होगा हम कोई काम नहीं करते हैं। तो आई बिलीव कि इसको रिट कायम करने के लिए वन हैज़ टू इंटरवीन समहाउ। अच्छा, अब ये जो हम बेसिक राइट्स की बात करें, इसमें मेरे सामने कुछ लिखे भी और अभी हमने इंट्रो में भी बात की है, साफ़ पानी है, कमरे का उन्होंने साइज़ बताया 42 स्क्वायर फीट कमरा है, फिर छुट्टियाँ हैं, ये बेसिक चीज़ें तो हम घरों में फॉलो नहीं कर रहे हैं अमरीन। हम नहीं कर रहे और हमें करना चाहिए। स्पेशली साफ़ पानी इज़ बेसिक, आपका फंडामेंटल राइट है। और खाना आपको रेस्टोरेंट पे भी बहुत नज़र आएगा, अभी शायद टू एन एक्सटेंट कम होगा, आप लोग खा रहे होते हैं और साइड पे वो बैठे होते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रिवेलेंट हैं और शायद इसीलिए ये चीज़ें एज लॉ जो है ड्राफ्ट होके आई हैं, ताकि जो बेसिक मिनिमम है, खाना, रिहाइश और पानी, ये 3 चीज़ें जो हैं ये आप जो हैं प्रॉपर्ली इसको प्रोवाइड करें। और अगर आप नहीं करेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो आपसे पूछेंगे। अब तो ये हुकूमत के पास अब ये राइट है कि उन्होंने लॉ बना दिए, चाहे इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है नहीं होती, ये चीज़ समझ लीजिए कि इसका हुकूमत कैन चेक कि भाई किधर है फॉर्म है, लॉ हमने बना दिए, आपने क्या फॉर्म ए के थ्रू लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया है या लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सबमिट कराया है, फॉर्म बी के थ्रू एनुअल लीव्स दिए हैं। ये सारी चीज़ें अगर नहीं दी तो हुकूमत हैज़ द राइट to take an action against you, you see. So this is a good thing. This is something that was needed for the domestic workers. However, like मैंने पहले कहा और आप भी बात कर रहे थे कि एक बैलेंस होना चाहिए। या अब मैं उसी साइड पे अमरीन आने लगी हूँ कि ये एम्प्लॉयर्स वाला जो सीन है, बिकॉज हम सब कहीं ना कहीं इस सारे प्रोसेस से गुजर रहे हैं, गुजरते भी हैं। बहुत बेसिक ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमारे एंड पे भी एड्रेस होने चाहिए, बिकॉज हम अगर किसी डोमेस्टिक हेल्प को रख रहे हैं, हमें नहीं पता, हमारे घर में चोरियां भी हो रही हैं, बच्चों के ऊपर समहाउ जो नैनीज़ रखी होती हैं, तशद्दुद हो रहा होता है,
अब आप इसमें आप पेरेंट्स को ब्लेम करें, माँ को ब्लेम करें, वो एक अलग डिबेट है कि जी वो छोड़ के क्यों गई है, उसने क्या है, वो हम उस डिबेट में, बट अगर ऐसा हो रहा है तो एम्प्लॉयर के राइट के लिए व्हाट शुड बी डन? आई थिंक कि डेफिनेटली ये पूरा एक डिफरेंट स्कोप है जिसके ऊपर the government of Punjab and even other provinces have to look. इतनी ज़्यादा लड़कियां हैं जो अब काम कर रही हैं और हालात भी ऐसे हैं कि वैसे भी लोगों को है कि भाई आप आधा घर काम पे होता है, पीछे जो रहता है वो डोमेस्टिक स्टाफ है और डोमेस्टिक स्टाफ आधा टाइम तो फ़ोन पे होता है। मुझे लगता है कि ये भी लॉ बनना चाहिए कि ये लोग जब काम पे आते हैं इनके फ़ोन वर्क प्लेस पे नहीं होने चाहिए, जैसे कि अभी हमारे नहीं हैं और हम कि या डॉक्टर्स के नहीं होते, आप डॉक्टर्स को फ़ोन पे नहीं देख रहे होते जब वो सर्जरी कर रहा होता है, या वकील को नहीं देख रहे होते। सो आई थिंक एक तो ये है। दूसरा ये कि जो बेसिक सिक्योरिटी है घर की, कि चोरियां ना हो, कोई चीज़ इधर उधर ना हो, वो फिर कौन उसको देखेगा? स्पेशली आई थिंक वर्किंग वुमेन के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत हाई अब रुझान पड़ गया है पिछले 10-15 साल से कि लड़कियां बाहर काम पे जा रही हों, बड़े हाई लेवल पे प्रोफेशनली काम कर रही हैं और एक्सेप्टेंस आ रही है। सो उसके लिए हमें चाहिए कि हमारे पीछे जो घर है उसकी मेंटेनेबिलिटी, और अगर बच्चे हैं उनको अगर कोई ये स्टाफ सिक्योरिटी दे रहा है, अगर हम उनको ये सारे लॉज प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर हमारे लिए भी लॉज होने चाहिए जिससे हम प्रोटेक्ट हों और हमें पता हो कि भाई ये छुट्टी के लिए अगर जाएगी तो ये वापस आएगी। ये नहीं है कि अगर ये छुट्टी से वापस नहीं आती तो मेरा काम इफेक्ट होता है ना, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू गेट ऑफ फ्रॉम माई वर्क। सो ये सारी चीज़ें इसको देखने की बहुत ज़रूरत है एंड आई थिंक एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए भी कोई लॉ बन जाए या रूल्स बन जाए तो दैट विल बी बहुत अच्छी एक चीज़ होगी। इन द एंड अमरीन, हमारे प्लेटफॉर्म से जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, ये लॉज आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने एंड से हम क्या कर सकते हैं एज ए सोसाइटी, बिकॉज वही बात जो आपकी कि हम हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर, इदारों पे नहीं डाल सकते, हमें भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते समहाउ कुछ ना कुछ एड्रेस करना है। सो एनीथिंग यू वांट टू से? मैं बस ये कहूँगी दोनों को, जो काम पे आ रहे हैं, लोगों के घरों में काम के लिए आ रहे हैं, उनको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ये समझना कि ठीक है अब आपके लिए कानून मौजूद है जिससे आपका बहुत तहफ़्फ़ुज़ जो है काफ़ी हद तक होगा। आपको एक लेटर दिया जाएगा, आपकी तनख्वाह के ऊपर बात की गई है, छुट्टियों के ऊपर बात की गई है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो मुतल्लिका यूनियन काउंसिल है वहाँ पे जाके आप बात कर सकते हैं। अगर आपको फॉर इंस्टेंस तनख्वाह नहीं दे रहे और 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो आपके पास मुतल्लिका यूनियन काउंसिल है जहाँ पे आप जाके अपनी अर्ज़ी या एप्लीकेशन के थ्रू अपनी बात जो है वो मनवा सकते हैं। मगर एट द सेम टाइम मैं ये ज़रूर कहूँगी जितने भी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको भी कि आप प्रोफेशनली इस चीज़ को टेकअप करें और इस तरीके से मत लोगों के घर जाएं कि आपने बस 2 महीने वहाँ पे गुजारने और फिर तनख्वाह लेके कहीं और चला जाना है। वर्कर्स के अलावा एम्प्लॉयर्स को मैं यही कहूँगी कि इसको बड़ा सीरियसली लें। ये नहीं होता कि बस कोई आपके लिए काम करने के लिए आ गया तो बस यही आपकी मलकियत है। तो ये मास्टर स्लेव वाली जो रिलेशनशिप है इसको ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये लॉज हैं, अब ये इम्प्लीमेंट होंगे और हमें चाहिए कि हम इसको फॉलो करें। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच अमरीन, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अमरीन कुरैशी हमारे साथ मौजूद थी जी। और घरेलू मुलाजमीन के हवाले से ये जो लॉज आ रहे हैं ये समहाउ बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस भी कर रहे हैं, लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारी भी कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीज़ों को हम अपने तौर पे इम्प्लीमेंट करें। और वही बात जो अमरीन ने भी अभी की थी कि एम्प्लॉय के एंड से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस होने की ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब बसंत के त्यौहार के हवाले से बात करेंगे। कुछ खबरें आ रही थी जी कि लाहौर में सदियों से मोहब्बत और जो खुशियों की अलामत रहा है त्यौहार,
लेकिन बदकिस्मती से जी हर साल इस त्यौहार के दौरान पतंगबाजी की वजह से हादसात और अमवात की खबरें भी सामने आती रही हैं, जिसके बायस पर पाबंदी लगा दी गई थी। मगर अब भी लाहौर में बसंत को वापस लाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत ने जी लाहौर में बसंत को महदूद पैमाने पर मनाने के हवाले से और इसके दौरान जो हिफाजती इक़दाम हैं इनको यकीनी बनाने के लिए नए कवानीन और हिफाजती प्लान तो तैयार कर लिया है। नए मनसूबे के तहत जी बसंत जो फरवरी है 2026 में सिर्फ मखसूस दिनों यानी हफ्ता और इतवार को शाही किला, मोची गेट, भाटी गेट, रंग महल और मुख्तलिफ पार्क्स और होटल्स की छतों तक महदूद रहेगी। साथ ही मोटरसाइकिल की जो आमदोरफ्त है उस पर पाबंदी होगी। पतंग की डोर के लिए सख्त हिफाजती जो जवाबित हैं और रजिस्ट्रेशन का निज़ाम भी मुतारिफ करवाया जाएगा। ये इक़दाम जी शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से किए जाएंगे और ये कहा जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये महदूद मंसूबा बसंत का जो बनाया जा रहा है ये किस हद तक प्रैक्टिकल है और इस पर किस हद तक इम्प्लीमेंट हो पाएगा, इसी हवाले से हम बात करेंगे। सैयद जुल्फ़िकार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक ऑर्गेनाइज़र भी हैं बसंत त्यौहार के, उनको हम खुशामदीद कहते हैं जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ज़रा बताइएगा ये जो भी पंजाब हुकूमत प्लान कर रही है आपके नज़दीक, चूँकि आप तो इस पूरे सिस्टम का हिस्सा रहे हैं समाओ बसंत को लेकर, कितना प्रैक्टिकल है ये जी? पहले तो आपका शुक्रिया, और ये मेरा पहला प्रोग्राम है जो मैं कर रहा हूँ बसंत के हवाले से। अभी कुछ दिनों से ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी मीडिया में और उसकी बाकायदा मीटिंग्स भी मैं पढ़ता रहा, सुनता रहा। और मतलब पहले हमने ये डिसाइड करना है क्या वाकई हमने बसंत करनी है या एक हफ़्ता पहले कह के उसको ख़त्म कर देना है, बंद कर देना है। अब हमारी तरजीहात जो है ना उस पर पहले ये, क्योंकि जब मैं बसंत की डेट अनाउंस करता था ना 2003, 4, 5, 6 में, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को मुतारफ़ करवाया पूरी दुनिया में। ये दुनिया का वाहिद फेस्टिवल है, दुनिया के 3 बड़े फेस्टिवल हैं, लंदन का कार्निवल और ब्राज़ील का, और उसके बाद मैंने लाहौर के फेस्टिवल को दुनिया में मुतारफ़ करवाया कि दुनिया का तीसरा बड़ा फेस्टिवल है। मैं बसंत की डेट अनाउंस करता था अगस्त में, क्योंकि यहाँ बहुत से ग्रुप थे जो हर बंदा, ज़ाहिर बात काइट फ्लाइंग एसोसिएशन थी और लोग थे जो बसंत की डेट को अनाउंस करते थे, लेकिन मैंने एज ए प्रोफेशनल इसको अडॉप्ट किया, क्योंकि आपको याद होगा कि उस दौरान पाकिस्तान में बहुत टेररिज्म था, दहशत गर्दी थी। मैंने उस इमेज को आगे बढ़ाया कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया में ही मुतारफ़, हम वी आर नॉट टेररिस्ट, हम टेररिस्ट नहीं, हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, चाहे वो हमारे नेबर कंट्री हो चाहे दूसरा हो, लेकिन लोगों ने उसको फॉलो किया। बसंत की डेट अनाउंस करने के बाद दुनिया, इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन 84 एम्बेसीज़, हाई कमिश्नर और कौंसलेट हैं, मैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करता था। उसके बाद जहाँ जहाँ जिन जिन मुल्कों में मैं जाता था मेरी कोऑर्डिनेशन थी, मैं वहाँ ट्रैवल एजेंट, पाकिस्तानी एसोसिएशन, लोगों के साथ और इंटरनेशनल लेवल पे इस इमेज को आगे बढ़ाता था। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को आगे बढ़ाने में किरदार अदा किया। और एक और बात मैं बताता चलूँ, 2010 दुनिया का लाहौर जो काइट फेस्टिवल, काइट फ्लाइंग के हवाले से मैं बड़ा शहर बनाना चाहता था, उसके लिए 4 साल पहले 2005 और 4 में मैंने प्लानिंग शुरू कर दी मीडिया के ज़रिए इंटरनेशनल लेवल पे कि हम 2010 में, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ देखिए इस बसंत को ख़त्म करने में सब लोगों का हाथ है, उसमें पब्लिक का भी हाथ है, उसमें गवर्नमेंट के इदारे जो हैं उन्होंने इस पे स्ट्रिक्टली इसको बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ाया। उसके बाद फिर ये है जो मोटा धागा बनाने वाले लोग थे उनको आज तक नहीं पकड़ा गया। देखिए जो ब्रीक डोर है ना वो भी आपके गले में फिर सकती है। उस वक्त आज से 15 साल पहले आपकी इतनी सड़कें कुशादा नहीं थी, बड़ी नहीं थी, आज आपने देखे आपके ब्रिज बन गए हैं, सड़कें बन गई बड़ी। मैंने बहुत से हिफाजती इक़दाम की मैं पहले बात करता हूँ। देखिए मोटर बाइक का एंटीना जो मुतारफ़ हुआ, इसको बड़ी भरपूर तरीके से आगे बढ़ाया। फिर रजिस्ट्रेशन की बात की आपने, उस वक्त भी रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस था, काइट फ्लाइंग एक्ट में जो आया वो गवर्नमेंट के साथ मिलके उसको आगे बढ़ाया, और काइट फ्लाइंग एसोसिएशन थी उनके साथ मिलके लोगों को एंटीना मुफ्त तकसीम करवाए गए। मैंने फिर ये है कि वापडा के साथ मिलके, उस वक्त ब्रिगेडियर तूर थे लाहौर के जो हेड थे वापडा के, उनके साथ मिलके, क्योंकि वापडा का बहुत ज़्यादा लॉस होता था, हमने जो बच्चे पतंग उड़ाने के लिए आगे लोहे की तार इस्तेमाल करते थे उसकी जगह प्लास्टिक की तार इंट्रोड्यूस करवाई। फिर सबसे बड़ी बात, आज भी मीडिया के लोग जो मुझे देख रहे हैं वो गवाह हैं कि मैंने वो सेफ्टी कॉलर मुतारफ़ करवाया मोटर बाइकर के लिए कि आप ये सेफ्टी कॉलर पहन लें
और पहनने के बाद आप सड़कों पे जाएं, आप मोटर बाइक को भी ना बंद करें। लेकिन उसके बाद फिर आखिरी जो प्लान था वो ये था कि लाहौर की सड़कों पे अगर हमने काइट फेस्टिवल को मनाना है, उसके लिए हमने लाहौर की बड़ी सड़कों पे जहाँ डोर आके गिरती थी और लोगों को गले पे लगती थी, एक्स टाइप तारे लगाएं। बसंत से एक्सरसाइज पहले करें 2-3 वीक की, ताकि हमने अगर अपने फेस्टिवल को मनाना है, लोगों को दिखाना है अपना सॉफ्ट इमेज, हमारे पास अब है क्या, मुझे ये बताएं। हमारे पास यही एक सॉफ्ट इमेज है। हमने देखे ये जो हमारा जो फेस्टिवल था ना, ये प्लेट में रख के अपने नेबर कंट्री को दे दिया। दुनिया की बड़ी बड़ी बसंत जो है, देखें इंडिया में अहमदाबाद की बसंत है जो जनवरी में होती है, बीकानेर की है, दिल्ली की बसंत है, हमारी लाहौर की बसंत। लाहौर इज़ अ बिग सिटी, जो जिस तरह मैंने पहले कहा, ये दुनिया का तीसरा बड़ा, लोग इसको त्यौहार कहते थे, मैंने बसंत फेस्टिवल का नाम दिया इसको। अच्छा, अब मेरा सवाल वहीं पे है जुल्फ़िकार साहब, ये जो अभी हुकूमत करने जा रही है, आपको क्या लगता है कि इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, आप एक जगह पे बसंत को कैद नहीं कर सकते। मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूँ, आप किसी के हवेली के, किसी की छत पे आप बसंत को कैद नहीं कर सकते। अगर आपने काइट फ्लाइंग की इजाज़त दी तो मैं ये अभी आपके प्रोग्राम की वसासत से कहता हूँ कि पूरे लाहौर में पतंगबाजी होगी। आपने काइट फ्लाइंग को बंद किया, बच्चे तो फिर भी, अभी मौसम जो अभी चेंज हो रहा है, लोग फिर पतंगबाजी करते हैं। आप पतंगबाजी की इजाज़त जब देंगे तो आप ये देखें, पतंगबाजी फेस्टिवल जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत कितने बच्चों को आप अंदर करेंगे। ज़ाहिर बात, छोटे बच्चे हैं, वो अपनी छत पे जाके पतंगबाजी करते हैं। आपने इन चीज़ों को ड्रेस करना है। अगर आपने वाकई बसंत मनानी है तो आप जो कानून के अंदर चीज़ें दायरे में हैं काइट फ्लाइंग के लिए, मोटी डोर की इजाज़त, 9 प्लाई की आप इजाज़त दें, आप 2 गुड़ियों का साइज़ करें, छोटा और बड़ा जो है जो उसमें डिफ़ाइन है उसकी अवेयरनेस करें। मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह मैंने ये चीज़ें की, ये मेरी प्रैक्टिकल करदा चीज़ें हैं जो मीडिया में है, आप जहाँ भी चेक कर लें। उसके बाद मैं तालीमी इदारों के अंदर जाता था, जो शहर के इर्द गिर्द बड़े तालीमी इदारे हैं जहाँ बच्चे पढ़ते थे, मैं उनको जाके ड्रेस करता था कि मफूद पतंगबाजी किस तरह होनी है, आप इस तरह करें। आपने अगर कल्चर, ये नहीं है कि आपने 4 महीने पहले कौम को पीछे लगा लें, जी हम बसंत कर रहे हैं। बसंत के लिए आपको एक मंसूबा, हमें तो देखें, मैं बड़ा स्टेक होल्डर था इस बसंत में, जो उस वक्त इनलाइटन मॉडरेशन प्रोग्राम था उसमें पार्टिसिपेट, और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने टेररिज्म के साथ अटैच किया। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, अभी जो इस सारे मामले को देख रहे हैं, क्या उनको इन सब चीज़ों का इदराक नहीं है? सर, इदराक है। अभी आप देखें, मैं अभी भी आपके प्रोग्राम की वजह से कह देता हूँ, एक हादसा भी हो गया ना, मीडिया ने माफ़ नहीं करना। मीडिया एक साइड पे नेगेटिव चीज़ों को चला रहा है, एक साइड पे पॉजिटिव चीज़ों को चला। पहले हाइप क्रिएट करें, बसंत होगी, लोग छतों पे आएंगे, गुड़ियाँ उड़ाएंगे, हादसा होगा, तो फिर जनाब उसी एक हादसे को लेके हमने इतना वो आगे चले जाना है कि आप बिलीव करें वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अभी जब से आपने बसंत का अनाउंस किया है कि बसंत गवर्नमेंट इजाज़त देने जा रही है, आप बिलीव करें बहुत से ममालिक से बहुत से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि जनाब आपने बसंत बना रहे हैं, तो कब किस तरह होगा। मैंने खासकर, या हमारी टीम ने बसंत को बेहतर तरीके से, मैंने बताया कि 5 मिलियन अफराद हिस्सा लेते हैं इस 5 से 6 अरब रुपए का बिजनेस होता है, कितनी इंडस्ट्री इसके साथ वाबस्ता है। आप आज भी अगर इस पे बेहतर तरीके से काम करें तो बहुत सी चीज़ें क्या कहते हैं हम बेहतर कर सकते हैं अपने सॉफ्ट इमेज को। अभी भी तो हमारे हालात वही हैं ना जो आज से 15-20 साल पहले थे, वहाँ उस वक्त भी टेररिज्म, बम धमाके हो रहे थे, हमने उसी चीज़ को आगे लेके साथ चले। बसंत हो सकती है लेकिन एक क़वायद ज़वाबित के तहत। आप लोगों को बताएं कि जनाब ये डोर इस्तेमाल, लेकिन वो हुकूमत कह तो रही है कि वो क़वायद ज़वाबित पे इम्प्लीमेंट कराएगी। जब इलाके उन्होंने डिफ़ाइन किए हैं, उन्होंने कहा जी बाकी सारी चीज़ें भी हम मेहनत करेंगे और हिफाजती रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम है। मेरी बात सुनो, मतलब एक डिफेंस में रहने वाला, एक बहरिया टाउन में रहने वाला, एक वलेंशिया में रहने वाला, बड़ी सोसाइटी, क्या वो बसंत उधर जाके देखेगा, मनाने आएगा? वो तो अपने इलाके में बसंत। अब लाहौर आपका छोटा नहीं है, लाहौर 50-60 किलोमीटर पर मुहित है। तो अगर पूरे शहर में मनानी है तो क्या कर सकते हैं? उसके लिए हिफाजती इक़दाम मैंने जिस तरह कहा आप करें। आप एक्स टाइप तारे लगाएं, सड़कों पे डोर ना फिरे, मोटरसाइकिल पे पाबंदी उस वक्त आज से 15 साल पहले मोटरसाइकिल के नंबर ऑफ जो रजिस्ट्रेशन है वो साइज से देखे कितने थे, आज देखा लाखों में, मिलियन में है। आप किस तरह किसी को, छोटे आदमी की तो सवारी वही है, फिर आप कहेंगे उनको आप घरों के अंदर बंद कर दें और जो बड़ा गाड़ी वाला है, लैंड क्रूजर वाला है, वो जाके बसंत मनाएगा। दिस इज नॉट ए कल्चर। ये कल्चर गरीबों का था, एक खुशियां बांटने का था, त्यौहार था। आपने अगर उसको वाकई मनाना है तो वो जो चीज़ें हैं
आप एक्स्ट्रा तारे लगाएं, सड़कों को सेव करें और उसके बाद लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करें, बच्चों के अंदर जो तालीमी इदारों के वहाँ जाके ड्रेस करें, जगह जगह आप पब्लिसिटी करें, तब जाके आप चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। हम ख़त्म नहीं कर सकते। हम कहते हैं जो हादसा जिनकी वजह से नेगेटिविटी वो नीचे आ सकती है। ये बड़ा अच्छा फेस्टिवल है, लोग इस पर पूरी दुनिया से आने के लिए, देखिए बड़े जो होते थे ना इंटरनेशनल लेवल पे बड़े जो एरियाज़ हैं जहाँ से लोग आते हैं, लंदन है, अमेरिका में लॉस एंजलिस है, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, उसके बाद कनाडा में और मलेशिया से लोग बहुत से आते हैं, दुबई है हमारा, सऊदी अरब से आते हैं। तो एक बड़ा और इसके साथ साथ फिर देखिए जब आपने यहाँ पाबंदी लगाई ना, बसंत जो है पूरी दुनिया में चली गई अब। हाँ, people do celebrate it. अब जो भी लाहौर का है जो जिसको काइट फ्लाइंग से है वो देखे, अब सऊदीया में बसंत हो रही है, दुबई में हो रही है बसंत, बहरीन में हो रही है, लंदन में, मैं खुद लंदन के नवा में चेथम का इलाका या लंदन के एरिया, मैं खुद वहाँ काइट फ्लाइंग करता रहा। लंदन में, अमेरिका में, कनाडा में, नॉर्वे में, हर जगह पे आप जो पाकिस्तानी वो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपके मुताबिक अगर हुकूमत हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाती है तो ये बुरा त्यौहार नहीं है, लेकिन एक जगह पे महदूद करना ये नहीं पॉसिबल होगा। थैंक यू वेरी मच जी जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए जी। बसंत के हवाले से पंजाब हुकूमत ने एक मॉडल तो दिया है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी। 2026 फरवरी के हवाले से कहा जा रहा है, अभी टाइम है, देखते हैं क्या होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब जरा किचन का रुख करेंगे जहाँ पे शेफ अब्दुल्ला कमर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला क्या बना रहे हैं आज आप? मैं बना रहा हूँ आज ग्रिल चिकन विद हनी एंड मस्टर्ड। ठीक है। तो मैंने चिकन को जो है पहले कट करके उसको ब्रेस्ट पीस को उसके अंदर मैंने मैरिनेशन किया विद हनी एंड मस्टर्ड और इसके अंदर मैंने सॉल्ट एंड रेड चिली डाल लिया और ऑयल डाला और गार्लिक पाउडर डाला। फिर उसके अंदर जो है मैंने उसको ग्रिल पैन के अंदर बटर और ऑयल डाल के उसको मैं ग्रिल कर रहा हूँ। फिर उसके साथ मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं, जुकीनी है मेरे पास, ब्रोकली है, कैरेट है और ग्रीन बीन्स हैं। ठीक है। इसको जो है मैं सॉटे करके इसके साथ सर्व करूँगा और इसके ऊपर के लिए जो है ना मैं जो मैरिनेशन हमने रेडी की थी उसी के अंदर थोड़ा ऑयल, मस्टर्ड, हनी और वाटर ऐड करके उसकी ग्लेस रेडी कर लूँगा मैं। तो उससे जो है मैं इसके ऊपर जो है ग्लेस करूँगा। ज़बरदस्त। चलें आप अपने काम को जारी रखें, हम दोबारा फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ आएंगे। अच्छा जी, अब हम आपको लिए चलते हैं चिश्तियाँ, जहाँ से ताल्लुक़ रखने वाली जो जुनैरा अकरम है, उन्होंने मेहनत के बलबूते पे जी CSS के इम्तिहान पास करके साबित कर दिया है कि अगर आपके अंदर काबिलियत है, हुनर है या कुछ भी ऐसी पैशन है तो आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं और कामयाबी से आपको कोई नहीं रोक सकता। मोहम्मद अबू बकर की रिपोर्ट देखिएगा। ये है जुनैरा अकरम, जिसने CSS इम्तिहान पास करके अपने वालिदैन का नाम रोशन कर दिया। अपनी लगन और जुनून के बलबूते पर असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज के लिए सिलेक्ट हो गईं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अब CSS पास कर लिया है और मुझे असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के तौर पर मुझे सिलेक्ट किया गया है। ये मिसाल है मेरे इलाके की औरतों के लिए और उन तमाम ख़वातीन के लिए जो छोटे शहरों में रहती हैं। इस मौका पर जुनैरा अकरम के वालिद का कहना था कि बेटी ने साबित कर दिया कि इंसान में काबिलियत और लगन हो तो किसी भी कामयाबी का हसूल नामुमकिन नहीं है। और इसे हर तरह से मैंने सपोर्ट किया, इसने मेहनत की, अल्लाह ताला, मैंने दुआएं की, अल्लाह ताला ने इसकी मेहनत जो है, जो हमारा शहर छोटा सा शहर है, इसमें ना कोई अकेडमी है, इसने अपने बलबूते पे सब कुछ किया। जुनैरा अकरम चिश्तियाँ से तालीम हासिल करके CSS पास करने वाली पहली लड़की हैं जिन्होंने अपनी लगन से ऑफिसर बनने के सपने को सच कर दिखाया। कैमरा टीम के साथ अबू बकर जिठोल, पब्लिक न्यूज़, चिश्तियाँ। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आए हैं। ज़रा किचन में जाएंगे क्योंकि हमने क्रिकेट पे बात करनी, लेकिन इससे पहले किचन में खाना बिल्कुल रेडी हो गया है, प्रेजेंट होने लगा है। अब्दुल्ला बिल्कुल रेडी है जी, बस मैंने जो ग्लेस रेडी की थी वो मैं इसके ऊपर जो है वो चिकन के ऊपर वो डाल रहा हूँ। और ग्लेज आपने क्या उसमें ऐड किया ये बताएं हमें ज़रा। ग्लेस के लिए मैंने ऑयल के अंदर हनी, मस्टर्ड पेस्ट, रेड चिली, सॉल्ट और गार्लिक पाउडर ऐड करके थोड़ा सा वाटर ऐड किया और फिर उसको मैंने फ्लेम के ऊपर जो है वो थोड़ा सा कुक कर लिया था। तो वो जो है वो रिड्यूस होकर ये थिक सी कंसिस्टेंसी की जो है सॉस रेडी हो गई है। तो वो मैंने इसके ऊपर जो है
ये डाल दिया है और अब इसके ऊपर जो है वो मैं सेसमे सीड्स जो है वो स्प्रिंकल करके बिल्कुल ठीक हो गया, रेडी हो गया जी हमारा चिकन। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी रेसिपी हमारे साथ शेयर की। अब्दुल्ला कमर हमारे साथ मौजूद थे जी। और अब आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका जी, आपको पता है 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के दूसरे और आखिरी टेस्ट के दूसरे रोज़ मेहमान टीम ने पाकिस्तान के 333 रन के जवाब में 4 विकेटों पर 185 स्कोर किया। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन अफरीदी, साजिद खान और आसिफ अफरीदी ने जिन्होंने डेब्यू भी किया है, उन्होंने अहम विकेटें हासिल की हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। 3 T20 मैचेस सीरीज़ की बात कर लें तो दूसरी जाने पाकिस्तान के जो स्क्वाड है उसका ऐलान जल्द मुतवक्के है, जहां इरफान खान नियाजी और नसीम शाह की शमूलियत, जबकि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी को आराम देने पर गौर किया जा रहा है। हुसैन तलत, खुशदिल शाह की जगह भी खतरे में है। और साथ ही एशिया कप 2025 की जो ट्रॉफ़ी है उसके हवाले से जो भारतीय बोर्ड है उनकी जानिब से ACC को ख़त लिखे गए का जो ख़त है उसका सदर मोहसिन नकवी ने जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रॉफ़ी चाहिए तो तकरीब मुनक्किद करते हैं, इसमें वसूल कर लें। अब ये मामला किस तरफ जाएगा और क्या सूरत हाल होगी, ये मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जिस पर आज हम बात कर लेंगे। लेकिन आगाज़ में हम ज़रा टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं। नवीद खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच नवीद, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो हमें ज़रा अपने इस टेस्ट मैच के ऊपर ये तज्जिया दें, कैसा लग रहा है जी, कैसा चल रहा है, क्या सूरत हाल है? थैंक यू अरमला, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पाकिस्तान का ये जो दूसरा टेस्ट मैच है, पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद आ रहा है रावलपिंडी में, और गो के वो रन्स पाकिस्तान ने नहीं बनाए कि जो पाकिस्तान को स्कोर बोर्ड के ऊपर लगाने चाहिए थे। आप कम से कम लाहौर की पिच वाले रन्स तो बना लेते। 333 देखें, जब इमामुल हक आउट हुए तो फिर यकीनी तौर पर बाबर आजम की परफॉर्मेंस बनती थी। दोनों दोस्त हैं, दोनों ने फैसला किया शायद कि परफॉर्म नहीं करना, तो दोनों ने नहीं करना। बाबर अगेंस्ट से नहीं चले, रिजवान भी परफॉर्म नहीं कर सके, ये एक ही ग्रुप है सारों का। बट मैं किसी ग्रुपिंग की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल एक बात कह रहा हूँ कि तीनों दोस्त हैं वो नहीं चले। जब ये तीनों दोस्त नहीं चले तो आपने शान मसूद चल गए और ऊपर से अब्दुल्ला शफीक चले हैं, और फिर साथ में अगर पाकिस्तान की T20 कप्तान की बात करें तो उनकी भी परफॉर्मेंस आजकल बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। जब 3 खिलाड़ी चलेंगे, 3 नहीं चलेंगे, 3 से 4 नहीं चलेंगे, सौ शकील भी उन्होंने भी रन अच्छे किए, तो फिर मेरे ख्याल में ये रन्स ही थे पाकिस्तान के लिए। 333 पाकिस्तान ने कुछ कम रन्स के 400 के करीब जाना चाहिए था पाकिस्तान को। विकेट ठीक है कि मुश्किल है थोड़ी सी, पर इतनी भी प्रॉब्लम में नहीं थे पाकिस्तानी बैट्समैन के वो 400 को अबूर ना करते या 400 को टच ना करते। कम से कम मेरा ख्याल है सबसे पहले तो यहाँ 60-70 रन यहाँ ही कम थे। तो जब आपने 60-70 रन कम बनाए तो यकीनी तौर पर आप ट्रबल में जाएंगे। आप पिछला मैच था जो उससे इस मैच में बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं। आज तीसरा दिन का खेल शुरू होना है, शायद हो गया होगा, अभी इस वक्त टाइम हो चुका है उसका। और आप इस वक्त थोड़े से पाकिस्तान टीम अगर आज पहले सेशन के अंदर आउट नहीं करती है तो ट्रबल में आ जाएगी। ये मैच कहीं ना कहीं थोड़े पर कुछ चांसेस बन जाएंगे, ड्रॉ की तरफ जा सकता है, या फिर इस मैच में शायद पाकिस्तान को थोड़ा सा अगर ये अच्छा खेल का मुजाहरा नहीं करता दूसरी इनिंग्स में तो मे बी आप मैच को लॉस भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान टीम को पहली इनिंग्स की निस्बत दूसरी इनिंग्स में थोड़ा सा अच्छा खेलना होगा। आप इतने ज़्यादा रन तो नहीं कर सकेंगे दूसरी इनिंग्स में, यकीनी तौर पर तीसरी इनिंग्स जो होती है, तीसरा जो खेल हो रहा होता है उसमें पिच है वो भी अपना किरदार वो उसका नज़र आ रहा होता है। चौथी इनिंग्स और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बट पाकिस्तान को आज बॉलिंग में परफॉर्म करना होगा। आसिफ अफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, साजिद ने नोमान को, और साजिद को वो अपनी बॉलिंग दिखानी होगी कि जिसकी वजह से वो मशहूर है और जिसकी वजह से पिछला टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता था। तो मेरा ख्याल है कि आज पहला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। 148 ऑलमोस्ट लीड है अभी इस वक्त बरकरार है पाकिस्तान की, 148 और 6 विकेट्स हैं वो उनके पास मौजूद हैं साउथ अफ्रीकन को। आपको याद होगा गुज़श्ता मैच में भी अगर देखें तो पहले सेशन में पाकिस्तान ने बैक टू बैक बड़े बेहतरीन आउट किए थे। तो मुझे लगता है कि आज शायद पाकिस्तान उस तरह से आउट कर सकेगा, और अगर पाकिस्तान ने आउट कर लिया और कुछ लीड पाकिस्तान के पास मौजूद रही तो आप फिर 200-250 के लिए जाएंगे। और अगेन अगर 200-250 के करीब रन लग जाता है स्कोर बोर्ड के ऊपर तो फिर आप इस मैच को जीतने के लिए जाएंगे। मैं इस मैच पे कोई ज़्यादा ये बात तो नहीं कर सकूंगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, पर ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान गेम में मौजूद है इस वक्त। थोड़ी सी मेहनत करना होगी। आज के पहले सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज पहले सेशन के अंदर अगर आप आउट कर देते हैं तो आई थिंक पाकिस्तान है जो वो मैच के अंदर मौजूद रहेगा, ना सिर्फ मौजूद रहेगा बल्कि पाकिस्तान इस मैच को जीत के सीरीज़ को जीतने के लिए जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे और इंशाल्लाह हम सीरीज़ जीतें, बिकॉज हमारे लिए टेस्ट रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट बड़ी ज़रूरी है। और ये जो सीरीज़ जीतने समहाउ पहले हम इतने कम टेस्ट मैचेस खेल रहे होते हैं और उसमें अगर हम परफॉर्म ना करें तो फिर मामला क्रिटिकल हो। अच्छा जी, अब हम ज़रा T20 स्क्वाड की तरफ आ जाते हैं। जो 3
T20 मैचेस हैं, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को आराम देने पे गौर किया जा रहा है। फिर साथ साथ नसीम शाह, इरफान खान नियाज़ी, इनकी शमूलियत की भी एक्सपेक्टेशंस हैं, और फिर हुसैन तलत और खुशदिल शाह के हवाले से भी कुछ डाउटफुल हैं। स्क्वाड का ऐलान होगा दो के अब T20 मैचेस समहाउ ये फॉर्मेट नवीद हमारे लिए अब अच्छा रहा है माजी के अंदर भी, लेकिन अब हम इसमें भी स्ट्रगल करते हैं। क्या समझते हैं जी स्क्वाड को लेके, क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं और क्या हो सकती हैं? अच्छा अरमला, ये एक तो हम बहुत लेट कर रहे हैं। 2-3 फैसले पाकिस्तान ने बैक टू बैक ऐसे किए कि जो नहीं बनते थे फौरी तौर पे। आज मैं अगर इस T20 के साथ नथी हुई एक बात है, वो मैं अगर कर दूं कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान जो बनाया गया है, एक ऐसे वक्त में उनकी कप्तानी की अनाउंसमेंट की गई है कि जब दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है, एक इनिंग्स बाकी है, रिजवान की एक इनिंग्स खेल रहे हैं उन्होंने भी आगे। एक कप्तान के ऊपर क्या गुजरती है उस वक्त में जब इंटरनेशनल मैच के अंदर मौजूद होता है और आप उसके लिए अनाउंसमेंट कर देते हैं। फैसला पहले इससे हो चुका हुआ था। ये जो इस्लामाबाद के अंदर इन्होंने फैसला किया, इस्लामाबाद में इजलास बुलाया, फिर उन्होंने डिसीजन कर दिया कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तान होंगे। मेरे ख्याल में ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये डिसीजन बड़ा गलत मौके के ऊपर था, बहुत गलत टाइम था। एक ऐसे वक्त में जब आपका इंटरनेशनल इवेंट चल रहा हो, आपके कप्तान साहब भी कप्तान खेल रहे हों उस इवेंट के अंदर, उनकी एक बैटिंग बाकी हो और आप इस तरह का डिसीजन दे दें, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं था। और दूसरी तरफ यही गलत फैसला कि आप T20 का स्क्वाड का ऐलान अभी तक नहीं किया गया। किस चीज़ की आप मतलब क्या सोचना क्या है इसमें? मेरा ख्याल है जो तो टीम में इन्होंने लोग डालने हैं वो तो उन्होंने डालने हैं, बट मैं ये समझता हूँ कि नसीम शाह को वापस आना चाहिए। इरफान खान नियाज़ी की आप बात कह रही हैं, ठीक है, बट मैं ये समझता हूँ कि शायद अब्बास आफरीदी भी होने चाहिए स्क्वाड के अंदर। अब्बास आफरीदी ने नो डाउट बहुत अच्छा खेल का मुजाहरा किया था। PSL की बात कर लेंगे और उसमें मैं PSL से खिलाड़ियों को लेने के हक में ज़्यादा नहीं होता, लेकिन मैं उन खिलाड़ियों के हक में नहीं होता कि जो पहली बार PSL खेल रहे होते हैं और वहां से आप उन्हें पिक कर लेते हैं, नए नए लड़कों को पिक कर लेते हैं। मैं अब्बास आफरीदी को आपने मौका दिया है, उन्होंने इंटरनेशनल में भी परफॉर्मेंस दी है, फिर अब्बास आफरीदी ने PSL में भी परफॉर्मेंस दी है और सबसे ज़्यादा विकेट टेकर रहे, वो सबसे ज़्यादा विकेट्स हासिल किए उन्होंने। मेरा ख्याल है अब्बास आफरीदी को ज़रूर स्क्वाड के अंदर होना चाहिए और यही मौका है, क्योंकि आपने जो आज डिसीजन लेना है, इसी स्क्वाड ने मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी जाना है, तो इसलिए ये स्क्वाड बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत इसका थोड़ा सा टाइम पहले ही फैसला कर लेना चाहिए था कि स्क्वाड कौन से वाला होना चाहिए, किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। अब आज दूसरा टेस्ट मैच जारी है और इसके बाद फौरी तौर पर आपकी T20 सीरीज है वो शुरू होने वाली है। और आज भी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले कि साउथ अफ्रीका का स्क्वाड सामने पड़ा हुआ है, बट आपके पास हमारा स्क्वाड ही नहीं है सामने आ रहा। ODI का कप्तान आपने जो इस सीरीज के बाद जो सीरीज चलनी है फैसलाबाद में 3 ODI के मैचेस होने, उसके आपने कप्तान का फैसला कर लिया है, बट T20 की स्क्वाड का फैसला नहीं किया। तो इतना देर नहीं होनी चाहिए, टाइमली ऐलान हो जाना चाहिए था। टाइमली कैंप तो चलते रहते हैं, कैंप तो हो रहे होते हैं, बट खिलाड़ियों को क्लियर हो जाना चाहिए था कि मेरा नाम स्क्वाड के अंदर मौजूद है, मेरा मौजूद नहीं है, ताकि वो उस हिसाब से अपनी तैयारी है जो वो भी मुकम्मल कर लें और कोई इशू ना बने। पहले वाले फैसले बाद में, बाद वाले फैसले पहले किए जा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस मामले में जरूर देखना चाहिए कि जो डिसीजन पहले लेने वाले होते हैं पहले ले लें। ये हमारा हमेशा का मसला नहीं है, हम स्क्वाड बिल्कुल एंड मोमेंट पे डिसाइड करते हैं, अनाउंस करते हैं। चेंजेस हम बड़े रॉन्ग टाइमिंग्स के ऊपर करते हैं, अब जब ज़रूरत होती है तब हम उस चीज़ को प्रोलॉन्ग करते हैं। और समहाउ ये चाहे ODI है, T20 है, ये मसला हमारा हमेशा का रहा है, ये कोई भी नया तो नहीं है। आई बिलीव कि अब तो मुझे लगता है प्लेयर्स भी मेंटली प्रिपेयर्ड होते होंगे कि कोई पता नहीं आप मैच खेलते खेलते आपके हवाले से कोई खबर आ जाए। तो ये तो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा सीन है हमेशा से। अरमला बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और यही पाकिस्तान की टीम का मैनेजमेंट का इशू है। आपने देखा होगा कि हम अभी रिसेंटली जब एशिया कप खेल रहे थे तो उससे पहले हम 5-7 मैचेस लाइक आप वेस्ट इंडीज की बात करें, वेस्ट इंडीज के बाद आप ट्राई सीरीज में चले गए थे दुबई में और वहां पे एक कॉम्बिनेशन आप ट्राई करते जा रहे थे मुसलसल। हम ये समझ रहे थे कि ये इसी कॉम्बिनेशन के साथ आप जाएंगे, लेकिन आपने देखा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पहले मैच के अंदर एक इतनी बड़ी तब्दीली कर दी गई कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे। आप अचानक से तब्दीलियां करते हैं, अचानक से आपकी मैं समझता हूँ अब T20 वर्ल्ड कप का साल है। फरवरी में आपने 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 8 मार्च तक उसने चलना है 1 महीना, तो T20 वर्ल्ड कप का साल है। तो आपको अभी से ही फैसला कर लेना है कि क्योंकि पहला T20 होने वाला है, तो इसके बाद आपके साथ श्रीलंका के T20 मैचेस मौजूद हैं, ट्राई सीरीज मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये फैसला कर लें और इसमें कोई तब्दीलियां ना करें, बदलाव ना करें। आप इसी स्क्वाड को लेके चलें, इन्हीं को कैरी करें, बार बार सारों को आजमाएं, बेंच के ऊपर जो लड़के बैठे हुए उनको आजमाएं और ये फैसला कर लें कि यार ये स्क्वाड है, जब ये 15 या 16-17 लोगों का स्क्वाड है,
इन्हीं के साथ हमने जाना है, एक अच्छा सा स्क्वाड की अनाउंसमेंट करें और फिर आप उसको लेके चलें। अब देखिएगा होगा क्या, होगा ये कि आज आप एक स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर देंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, फिर आगे ट्राई सीरीज आनी है, फिर श्रीलंका के खिलाफ सीरीज आनी है, साथ साथ में जुड़ी हुई सीरीज हैं ये सारी, और उसमें फिर बदलाव होंगे। मेरा ख्याल है ज्यादा बदलाव नहीं होने चाहिए। अब देखेंगे अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 महीने पड़े हुए हैं आपके पास। ये बड़ा जबरदस्त किस्म का टाइम है। हालांकि हम लेट हैं, मैं जरूर कहूंगा कि हम लेट हैं, लेकिन चले 4 महीने को भी आपने यूटिलाइज अगर प्रॉपर्ली कर लिया तो आई थिंक आप रिजल्ट ले सकेंगे। और रिजल्ट लेने के लिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए चीजों के अंदर। आप ये क्लियर होने चाहिए कि यार ये इरफान खान नियाजी को हम लेकर आ रहे हैं, नसीम शाह को हम लेके आ रहे हैं, अब्बास अफरीदी को हमने शामिल करना है, तो ये हमारे साथ अप टू वर्ल्ड कप जाएंगे। होगा क्या, स्क्वाड के अंदर डाल दिया जाएगा, अगले सीरीज में चेंज कर दिया जाएगा और वर्ल्ड कप में जाके एक नई तब्दीली कर दी जाएगी जो कोई सोच भी नहीं सकेगा। अचानक से कुछ ना कुछ तब्दील कर दिया जाएगा और सारी की सारी गेम का पांसा पलट जाता है। यू सो राइट कि फिर वो जो हम एंड मोमेंट के ऊपर कोई चेंज करते हैं ना, वो समहाउ किसी के लिए भी डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता। आप क्रिकेट व्यूअर हो, टीम हो, ओवरऑल आप कैसे एंड मोमेंट पे चेंज कर सकते हैं। यू आर सो राइट। अच्छा, एक और मामला जी, एशिया कप की ट्रॉफी अभी तक हमारे पास ही है, क्या करना है? लेने को आना चाहते हैं, पर वो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं हम तकरीब रखेंगे, आप आए रिसीव करें, फिर वो कहते हैं हमें ट्रॉफी नहीं दी, ट्रॉफी फिर हम अपने पास ही रख लेते हैं। हाँ अरमला, मेरा ख्याल है कि उन्हें लेने का दिल है, वो ये समझते हैं कि उन्हें ट्रॉफी लेनी चाहिए, लेकिन वो क्या करें, वो बेचारे फंस गए उन बातों के अंदर के जो उन्होंने मीडिया के ऊपर की हैं, जो उन्होंने बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे किए हैं कि हम नहीं लेंगे, हम मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे, हम किसी पाकिस्तानी से नहीं लेंगे। अब वो फंस गए इस मामले के अंदर क्योंकि पहली बार उनके सामने मोहसिन नकवी आ गए और मोहसिन नकवी का फिर आपको तरीकाकार तो पता ही है अरमला कि वो जिस तरह से जिस टून में काम करते हैं, जिस तरीकाकार के साथ काम करते हैं, वो तो बड़ी दुनिया ने, पाकिस्तान ने तो पहले देखा हुआ था, दुनिया ने भी देख लिया है अब। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी क्लियर बात है, आप इस तरह से नहीं हो सकता। आप खेलें भी और आप ये बात भी करें कि नहीं हमने अपनी मर्जी से खेलना है, आप कहें हमने हैंडशेक नहीं करना, आप ना करें हैंडशेक। देख लें आप ऑस्ट्रेलिया की जो टीम जो दौरा कर रही थी इंडिया का, उन्होंने जो उनकी मेम्स बनाई हैं कि हम इंडियंस सलाम दुआ नहीं करते हैं, हाथ हैंडशेक नहीं करते हैं, तो हम उनसे कैसे हैंडशेक करेंगे। पाकिस्तान के साथ जो इंडिया ने किया, हर जगह के ऊपर उसकी जग हंसाई हुई, और इस मामले पे भी खुद ब खुद ही होगी, आप देख लें। और जो टीम विजिट करेगी इंडिया को, जो जरा स्ट्रांग होंगे, जो जरा गुलाम जहन के लोग नहीं होंगे, वो ये जरूर बात करेंगे कि यार ये किस तरह के लोग हैं, ये किस तरह की टीम है कि जो कुछ भी कर लेते हैं अजीबोगरीब। अब आपके लिए एक इवेंट हुआ, आपने वो इवेंट जीता, आपको ग्रेसफुली वहां पे जाना चाहिए था, स्टेज आपके लिए सजाया गया, लोग आपके लिए खड़े हुए, पूरी दुनिया का मीडिया आपको कवर कर रहा था। क्या बड़ी क्या थी आपको इस तरह की हरकत करने की? हमने पाकिस्तान से ट्रॉफी नहीं लेनी, अच्छा पाकिस्तान से नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? आप ये समझते हैं कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन उठ के आएंगे, वो आपको आगे ट्रॉफी देंगे? क्यों? वो कोई आपकी मर्जी की होगी यार एक चीज। आप ठीक है आईसीसी अभी आपके कंट्रोल में है, लेकिन ये कभी पाकिस्तान के कंट्रोल में भी आएगा। आज पाकिस्तान बैठा हुआ है एशियन क्रिकेट काउंसिल को होल्ड कर रहे हैं आज, तो मेरा ख्याल है जो मोहसिन नकवी का स्टांस है वो बड़ा क्लियर है, बड़ा कैटेगोरिकली है कि आप आ जाएं, आज भी बोर्ड के किसी एक मेंबर के साथ आ जाएं, कोई एक खिलाड़ी आ जाए, आके ट्रॉफी ले जाए। दुबई में पड़ी हुई है, क्या अचार डालना है एसीसी ने? इस ट्रॉफी का कुछ भी तो नहीं करना है, वो रखी हुई है। आप आए, एक तकरीब मुनक्किद होगी, यहाँ से मोहसिन नकवी साहब अपना टिकट कटाएंगे, दुबई जाएंगे और जाके इनको ट्रॉफी दे देंगे। लेकिन असल में वो फंसे हैं अपनी इस बात के ऊपर कि उन्होंने जितने बुलंदोबांग दावे किए हैं बीसीसीआई ने और उनके प्लेयर्स ने कि भाई हम नहीं लेने वाले, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये ट्रॉफी है वो तभी उनको मिलेगी कि जब या मोहसिन नकवी छोड़ के चले जाएंगे, तो नए कोई चेयरमैन आ जाएंगे तो वो आके इनको दे देंगे, या फिर वहां से चोरी करवा लें, वो जैसे इनका उनकी कोई तरीकाकार है, वो वहां से ऑफिस से उठवा लें ट्रॉफी को। तो और कोई बॉलीवुड मूवी बनाए, बॉलीवुड मूवी में उसी तरह की कोई सीन क्रिएट करे और फिर वहां से ट्रॉफी चोरी होकर इनके पास चली जाए। ये ख्वाबों में हो सकता है या बॉलीवुड में? नहीं, बिल्कुल आप ठीक बात कह रही हैं, और मेरा ख्याल है इंडिया ये कर सकता है। वो एक मूवी बना लेंगे, उसमें किसी को, शाहरुख खान को या अभिषेक शर्मा को, किसी को भी ले लेंगे उसमें, और उस मूवी में वो आके पूरा एक ऑपरेशन करेंगे और पाकिस्तान को वो दिखाएंगे कि पाकिस्तान उस ट्रॉफी की किस तरह से हिफाजत कर रहा है, पाकिस्तान की आर्मी आई है हिफाजत कर रही है, वहां से बीच में से निकाल के। अच्छा नवीद, यू नेवर नो कि वो ट्रॉफी वो दुबई की बजाय पाकिस्तान में से उठा के लेके जाएंगे, क्योंकि उनकी कॉमन सेंस तो बॉलीवुड में इतनी बुरी है कि वो कुछ भी कहीं भी कर देते हैं। यू नेवर नो, वो कहीं जी पाकिस्तान के अंदर गए और वहां से ट्रॉफी लेकर आ गए। सो हमने एक नया बॉलीवुड आइडिया दे दिया, घुस के ट्रॉफी निकाली है।
हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के ट्रॉफी निकाली है, ये वर्ल्डिंग भी उनकी होनी है। हाँ, सो आई बिलीव ये वो हमने बॉलीवुड मूवी का एक आइडिया भी दे दिया। थैंक यू वेरी मच नवीद, बहुत शुक्रिया आपका। नवीद खोकर हमारे साथ मौजूद थे जी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और हम एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो हमारे सदर हैं मोहसिन नकवी साहब। आई एम रियली ग्लैड कि स्टैंड उन्होंने अपना कायम रखा है, और अगर इंडिया को ट्रॉफी चाहिए तो एक सेरेमनी होगी, आपको ट्रॉफी मिलेगी और आप मोहसिन नकवी से उसको रिसीव कर ले। इट्स एज सिंपल इज दैट। मतलब इसमें कोई साइंस नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ट्रॉफी चाहिए आके ले ले। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम के साथ ही पाकिस्तानी घरों में एक चीज़ जो रूटीन में शामिल हो जाती है वो होती है चाय। और चाय भी एक वो वाली जो कि सर्दियों की सौगात जिसे हम कहते हैं कश्मीरी चाय, जो कि हमारी रवायत का भी हिस्सा है। बल्कि हम जब कॉफ़ीज़ का इंटेक कर रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, फिर लोकल और सस्टेनेबल मुतबादिल भी आप इसको समहाउ कंसिडर कर सकते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवा रहे हैं जो कि किच कश्मीरी चाय के नाम से एक लोकल लेकिन प्रोफेशनल अंदाज में अपना एक ब्रांड है उसको रन कर रही है। आयशा किचलो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तानी जायके को ना सिर्फ इनकरेज कर रही हैं बल्कि जो लोकल स्पाइस हैं, छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, कैंसर रिसर्च के लिए, फंडिंग जैसे नेक कॉजेज़ के लिए भी इस कारोबार को समहाउ रन कर रही हैं। इनिशियली इनका पर्पज़ नहीं था, बट अब समहाउ उन्होंने इसको शामिल किया है। और जब पाकिस्तान में जब ख़वातीन की हवाले से बात करते हैं तो कारोबार में जगह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट पुट करनी पड़ती है। और आयशा की काविश ये है कि ये सकाफ़त हो, मयार हो, सोशल इम्पैक्ट हो, उसकी एक एग्जांपल भी है। और उन्होंने सफ़र का आगाज़ कैसे किया, ये कारोबार कैसे चल रहा है, आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हमें लाइव इसका डेमो भी मिलेगा जैसे चाय तैयार होती है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अरमाला, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ आज मौका दिया और हमारे ब्रांड को आप लोगों तक पहुँचा रही हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जैसे ही थोड़ा सा मौसम ठंड की तरफ जाता है तो हर बंदा जो जिसके घर में कश्मीरी चाय बन रही होती है वो काफ़ी इन्जॉय करता है। और यही वजह है कि हमने इस ब्रांड को चुना बिकॉज़ इसके साथ एक कंफर्टिंग फीलिंग भी होती है। और काफ़ी सारी ज़िंदगी मेरी जो थी पिछले 10 साल आई वाज वर्किंग विद एन एमएनसी में, एक एमएनसी के साथ मेरा बड़ा एक मेजर रोल था सेल्स के अंदर। और कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट के अंदर हम जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल किस्म की सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं तो हमें वो चाय का कप जो होता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। और हमारे अपने ऑफिस में भी ये बड़ा एक होता था कि जिस दिन मैं कश्मीरी चाय बना के कभी लाती थी साथ बाकर खाने एंड ऑल, तो उस दिन जो हमारे ऑफिस के जो लोग थे उनकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती थी। चाय इज नॉट, और कश्मीरी चाय इज नॉट अ बैड ऑप्शन। बिल्कुल, इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड आइडिया। बट हमें थोड़ा सा ये जो चीज़ है ये ज़रा थोड़ी सी बाद में हिट की कि ये इतना अच्छा मुतबादिल हो सकता है फॉर जो हम पाउडर्ड मिल्क यूज़ करते हैं या जो इंटरनेशनल ब्रांड्स की कॉफ़ी वगैरह इस तरह की, तो उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। में यही इस्तेमाल होता है पाउडर मिल्क एंड ऑल दैट। हम फ्रेश मिल्क तो कहाँ यूज़ करते हैं, यूज़ ही नहीं करते। तो मुझे थोड़ा सा ये भी था कि यार इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और यू नो सिर्फ ये है कि इसका ब्रूइंग प्रोसेस जो है वो बहुत टीडियस है। और जब एक अच्छी क्वालिटी की आप चाय की बात करते हैं तो तकरीबन 24 घंटे आपको चाहिए होते हैं इस कलर को अचीव करने के लिए। सो हमारा जो ब्रांड का जो लोगो है उस पर आपको एक डस्की पिंक सा कलर नज़र आ रहा होगा। मज़े की बात ये कि हमारा चाय का रंग भी वही है। मुझे चाय का कलर ही सबसे ज़रूरी चाहिए होता है। मतलब चाय खाना खुश शक्ल हो तो आपका खाने का दिल करता है। और अब चाय कश्मीरी चाय का तो कलर इज लाइक पिंक। बिल्कुल बिल्कुल, एंड इट्स वेरी कंफर्टिंग ऑल्सो। उसका एक जो मज़ेदार बात ये है कि इसकी अफादियत भी बहुत है। और जब हमने ये ब्रांड लॉन्च किया था फरवरी का महीना था। और इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग जब 10 साल एमएनसी के अंदर मैंने गुजारे और मैंने सोचा कि यार कुछ अपना करना है, कोई अपनी शनाख्त बनानी है, तो बहुत मुश्किल फ़ैसला था। लेकिन था कि हमने कुछ ना कुछ ऐसा करना है इम्पैक्टफुल
और कुछ ऐसा विच इज़ क्लोज टू माई हार्ट, कोई ऐसी चीज़ जो मैं जिससे रेजोनेट करती हूँ। तो हम कश्मीरी हैं, तो मेरी नानी बहुत ज़बरदस्त कश्मीरी खाने भी बनाती थी, उनसे सारी चीज़ें सीखी। तो लेकिन ये नहीं पता था कि इवेंचुअली ये करेंगे। तो सिस्टम्स लिमिटेड का एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक प्रोग्राम था, जिस पे सिंस मेरा बेटा वहाँ पे काम करता है, तो उन्होंने कहा मदर्स एंड सिस्टर्स जो हैं जो कुछ अच्छा अगर कर सकती हैं तो वो आएँ। सो वहाँ पे मेरे बेटे ने जाके स्टॉल पे बुक कर दिया। तो मैंने कहा भाई क्या करेंगे, तो उस वक्त मेरे हाथ में ये कप था, क्योंकि सर्दी भी थी और हम खुद भी इंजॉय कर रहे थे अपने घर की चाय। सो आइडिया पॉप्ड अप एंड वी थॉट कि चलो यही करते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली ऑन दैट डे इट वाज माय डॉटर्स birthday and she actually designed the logo of this. और हमने कहा कि अच्छा अब अगर शोकेस करना है तो let's make a brand out of this and let's do it professionally, because दोनों ही बच्चे MNCs में काम कर रहे हैं, very professional people. So we thought that we you know हम कुछ ऐसे तरीके से इसको पेश करें कि क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, आपको पता ही है। आई एम श्योर। अच्छा, मीनवाइल हमारे पास चूंकि विंडो में तैयबा भी हैं जो कि हमें चाय बनाकर बता रही हैं, दिखा रही हैं। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप आयशा इस प्रोसेस को भी एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, अब हमने जो सारा मेहनत वाला काम था ना वो आपके लिए पहले से कर लिया है। वेरी गुड। तो हमारी जो रंग की बोतल है वो 16 कप उसके अंदर से चाय बन सकती है। 16 कप, 16 कप्स। और इसकी शेल्फ लाइफ भी जो है 2 महीने से ऊपर है, लेकिन हम क्लेम सिर्फ 1 मंथ करें क्योंकि इसको कुछ भी नहीं होता, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं है। और आपने सिर्फ क्वार्टर पोर्शन जो है कप का रंग का डाला और 3 पोर्शंस जो हैं आपने उसमें दूध के डाले और आपकी चाय तैयार है। वाह, वेरी क्विक एंड वेरी इजी। ये बड़ा मसला है। और ये जो भी आप बात करी थी ना कि जो प्रोसेस है पूरा चाय का कलर निकालना, पत्ती एंड ऑल दैट, आई रिमेंबर कि घरों में जब बनती है, आप तो बहुत वो कश्मीरी चूँकि आप हैं तो यू नो द प्रोसेस। हमारे घरों में तो जल्दी जल्दी बना सकते हैं, मतलब इट टेक्स लाइक 1-2 आवर्स और वो बन जाती है, यू नो। बिल्कुल, बट हमारा क्योंकि ज़ाहिर एक बैकग्राउंड कश्मीर से है और हमारी एक्चुअली पत्ती भी वहीं से सोर्स होती है, हमारे इंग्रेडिएंट्स सारे ऑर्गेनिक हैं, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं है। और ये इजीली आप बॉटल जो है रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। और जब आपके मेहमान आ रहे हैं 5 मिनट में आपने वो चाय जो है वो 16 कप बनाए और उसको 4-5 उबाले दिए, उसमें फ्रेश इलायची डाली and your tea is ready. और आपकी पैकेजिंग इज़ वेरी प्रीमियम। दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट इट कि आपकी जो पैकेजिंग है इट्स वेरी नाइस, बिकॉज नॉर्मली जब इस तरह के होम बेस्ड बिजनेस कर रहे होते हैं वो टेस्ट पे ज़रूर फोकस करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटेशन और पैकेजिंग समहाउ, तो ये पैकेजिंग वाला आइडिया इज़ वेरी नाइस। आई मस्ट अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच जी। अरमाला, हमारा जो है 3 वर्टिकल्स हैं। ओके। सो हमारा सबसे जो एक मेजर वर्टिकल है दैट इज़ टू प्रोवाइड टी सॉल्यूशंस। हम एक ऐसी कंपनी है जो बिजनेसेस जो आपके रन कर रहे हैं, जो ऑफिसेज हैं, आईटी कंपनीज हैं, वो अब हमारे साथ जुड़ रही हैं और हम बनी हुई चाय की बॉटल्स उनको प्रोवाइड करते हैं फॉर देयर ऑफिस यूज़। और वो कॉर्पोरेट मीटिंग्स के अंदर इसको यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इसकी जो ब्रांडिंग है वो बहुत ऑन स्पॉट है। तो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। और अब मैं देख रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो हमें रीच आउट कर रही हैं और दे ऑल्सो वांट कि हम उनके लिए फूड के अंदर भी जो है प्रोवाइड करें, क्योंकि आपको पता है ऑफिस के अंदर हेल्दी ऑप्शंस नहीं होती, ठीक है, ना चाय की ऑप्शन और ना आपको खाने की ऑप्शन। तो हम किच कश्मीरी चाय का जो दूसरा वर्टिकल है दैट इज़ इट्स रेस्टोरेंट जो साफ़ सुथरा कश्मीरी खाना प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, यू डू इट एज, आप ये खाना वाला सिस्टम भी? बिल्कुल बिल्कुल जी। हमारा नाम तो किच कश्मीरी चाय है, लेकिन जब चाय हमने क्रिएट कर ली तो हमें लगा कि अच्छा इसके साथ अब कोई मज़े की चीज़ें भी होनी चाहिए, तो फिर हमने बेक्ड आइटम्स इंट्रोड्यूस किए। तो कश्मीरी कुलचे जो थे उसको इनोवेट किया, उसके अंदर न्यूटेला फिलिंग, चिकन एंड चीज़ फिलिंग, पॉट पाइज अवेलेबल हैं,
फिर हमें लगा कि अच्छा अब फूड हैज़ टू बी देयर, तो खाने की रिक्वायरमेंट भी है क्योंकि हमें कश्मीरी ब्रांड थे तो बहुत लोगों ने पूछा, तो हमने कहा भाई सीखा तो सब कुछ हुआ है तो क्यों नहीं आप तक पहुँचाएंगे। तो फिर इसके अंदर खाने भी ऐड कर रहे हैं, खाना ऐड कर चुके हैं, वेरी वेल रिसीव्ड। हमारे कश्मीरी हरीसा होता है, फिर हमारा तबक मास, जो टिपिकल कश्मीरी कुजीन है वो आप लोगों ने, कुजीन की सारी रेंज हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। ओके। और बट इट्स प्रिपेयर्ड फ्रेशली, तो हम कहते हैं कि जी कम से कम हमें 40-45 मिनट पहले आप बताएं। अब मुझे ये बताएं कि आप सोली खुद रन करिए अपना बिजनेस या आपको सपोर्ट सिस्टम, ज़ाहिर फैमिली का तो होगा आई एम श्योर, लेकिन कैसे आप इसको मैनेज कर रही हैं? ये माशाल्लाह से क्योंकि इतना ज़िंदगी में एक्सपोजर रहा, इससे पहले आई वाज विद द MNC, उससे पहले आई वाज वर्किंग विद द बैंक, जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैंने बहुत काम किया। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी ख़वातीन थी, टैलेंटेड ख़वातीन, जिन्होंने कॉलेज ऑफ टूरिज़म एंड होटल मैनेजमेंट से भी कोर्सेज़ किए और शोबों में भी किए। सो वो टीम्स अवेलेबल थी और वो अपने बिजनेसेस रन कर रहे थे। सो बड़ा आसान था मेरे लिए कि मैं उनको मौका देती। ठीक है। तो जिनकी प्रोडक्ट क्वालिटी मुझे लगी कि ये अप टू द मार्क है और ये काम वो करें जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं, तो उनको हमने साथ शामिल किया। और हमारी जो अपनी कोर टीम है, जिसमें से एक तैयबा भी हैं, हम जिन्होंने डे 1 से हमारे साथ सारे इसकी बर्थ को लेके, और हमारी जो शोकेसिंग एट डिफरेंट इवेंट्स होती है, मैशन पे भी हमारे साथ थी। शी इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ब्रांड समहाउ। बिल्कुल जी। इनके साथ मज़ीद और हमारे टीम मेंबर्स भी हैं कोर टीम के अंदर। वी हैव अबाउट 6 पीपल टीम। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो इट हैज़ बीन रियली वंडरफुल। हम जो चीज़ भी स्टार्ट करते हैं तो उसकी क्वालिटी जो है वो डिफ़ाइन करती है बड़े इजीली। हम फूड पैंडा के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ 5-स्टार रिव्यूज़ हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे लगता है कि ये जो एक सोच है कि जी कश्मीरी चाय मौसम की चेंज होने पे होती है, हमारे एक्सपीरियंस ने टोटली इसको चेंज कर दिया। आप सोचें कि समर्स के अंदर ये हमारे जो नंबर्स थे दिस वर सो हाई। अच्छा। क्योंकि ऑथेंटिक चाय अवेलेबल नहीं है। आई एम श्योर। अच्छा, इन द एंड चूँकि हमारे पास वक्त कम है, मैं चाहूँगी आयशा, हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, पीपल वांट टू ऑर्डर एनीथिंग यू वांट टू से, कैमरा जी बिल्कुल जी। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारी पूरी रेंज अवेलेबल है, सो डेफिनेटली आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें, हमारी सारी रेंज वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। किच कश्मीरी चाय। और इसके अलावा आप फूड पैंडा के ऊपर भी हम हैं, हम बैंक्स के साथ हमने पार्टनर किया है, तो आपको अच्छे डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। और हमारा जो कॉज है वो बहुत अब ज़बरदस्त है, क्योंकि इस मेहनत के ऊपर, इस काविश के ऊपर मेरी फैमिली सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग थी। सो मेरे जो बच्चे हैं दे आर बेसिकली मैना रीजन एपिक चैलेंज विनर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। और उन्होंने एक कैंसर डिटेक्शन डिवाइस बनाई है और एक प्लेटफॉर्म है जो अर्ली कैंसर डिटेक्शन करता है। सो किच का काफ़ी सारा जो सपोर्ट है दैट इज़ फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड अर्ली कैंसर डिटेक्शन रिसर्च। और हमारा इस वक्त भी एक हमारा FC कॉलेज का स्टूडेंट जो शिवनिंग स्कॉलरशिप होल्डर है, वो लंदन के अंदर ही स्ट्रगलिंग, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, 4th स्टेज कैंसर है। हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारे किच कश्मीरी चाय के नाम के नीचे सबसे पहला लिंक जो है that is for you people to fund his clinical trials because उसकी ऑपरेशन के लिए हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। और आपके साथ मिल के हमने किच को बड़ा भी करना है और कैंसर की रिसर्च के अंदर आपकी सपोर्ट हमें दरकार है ताकि हम बच्चों की जानें बचा सकें। बिल्कुल ठीक है। तो डू फंड गो फंड मी के नाम से उसका लिंक है, उसकी पूरी स्टोरी जो है आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। सो ज़रूर उसको हेल्प करें।
और किच जो है इस तरह के बहुत सारे और इनिशिएटिव्स sure, के I'm अंदर sure. इन्वॉल्व है, तो हमारी वेबसाइट के ऊपर वो अक्सर सारी आपको चीज़ें पता अवेलेबल होंगी। चलता रहेगा। तो डेफिनेटली do visit and support us as much as possible because this is a Pakistani brand. I'm So sure. be Pakistani and buy Pakistani. Be Pakistani and buy Pakistani. Thank you very much आयशा, बहुत शुक्रिया। It was lovely having you on the show। और आपका वेंचर बहुत ज़बरदस्त है और आपका कॉज बहुत ज़बरदस्त है और आप जैसी जो इंडिपेंडेंट और इस तरह की ख़वातीन समहाउ हम बहुत सारी लड़कियों को इंस्पायर करती हैं बिकॉज आप लोग जिस तरह से अपने बिजनेसेस को रन कर रही हैं और जो अच्छे कॉजेज़ के लिए करिए। सो किचन के नाम किच कश्मीरी चाय के नाम से आप इनके वेंचर को फॉलो कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट है, ऑर्डर करना चाहते हैं मैं भी चाय ट्राई करूँगी एंड आई लेट यू नो गाइस के कैसी माला थी। एक वर्टिकल और हमारा बड़ा मज़े का है, दैट इज़ एक्सपोर्ट। ठीक है। सो वी आर ऑल्सो नाउ इनटू एक्सपोर्ट। सो हमारे वो बहन भाई जो दूसरे मुल्कों से उनको शौक़ था कश्मीरी चाय का, उन्होंने हमें रीच आउट किया और नाउ किच इज़ ऑल्सो इनटू एक्सपोर्ट। और हम बहुत सारे लोगों के साथ हमें जो है क्वेरीज आई हैं, हम जुड़ के किच को दुनिया के नक्शे के ऊपर इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। लवली। चलिए जी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गया। मेरे हाथ में चाय है और जो कि अभी मैंने बन रही थी सेट के ऊपर, तो मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ। बड़ी अच्छी चाय है वैसे आई मेरी। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा हम कुछ स्किन वाइटनिंग क्रीम्स के हवाले से बात करेंगे और जिसके ऊपर बड़ा एक स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। हम सब खूबसूरत होना चाहते हैं, रंग गोरा करना चाहते हैं, लेकिन उस रंग गोरा करने के चक्कर में अपनी स्किन के साथ अपनी हेल्थ के साथ जो करते हैं वो एक बहुत बड़ा अलमिया है। पाकिस्तान में जी स्किन वाइटनिंग क्रीम्स के कई मशहूर ब्रांड्स के ख़िलाफ़ जो CCP है उसने एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया है क्योंकि इन मस्तूआत में ख़तरनाक मिकदार में मरकरी मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है। ये वही मरकरी है जो दुनिया के कई ममालिक में कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल के लिए बिल्कुल इसको मना है, इलीगल है, मगर हमारे यहाँ फेयरनेस, ग्लो, इंस्टेंट वाइट जैसी जो पुरकशिश दावे हैं वो किए जाते हैं, इवन सोशल मीडिया हो, टेलीविज़न हो, और ये बताए बगैर कि इसमें मौजूद जो मरकरी है वो आपके जिल्द, दिमाग और हर चीज़ के लिए जो कितना संगीन साबित हो सकता है। अच्छा जी आज के इस दौर में, आज इस के दौर में हम जब खूबसूरती और सारे मामलात को देख रहे होते हैं तो आज हम इस सेगमेंट में बात करेंगे कि ये कितना नुकसानदेह और आपको किस हद तक इसको अवॉइड करना है। इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद साहब मौजूद हैं, डॉक्टर काशिफ, उनको हम खुशामदीद कहेंगे, स्किन स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर काशिफ अहमद मालिक के हवाले से ज़रूर थोड़ा सा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें वक्त दिया। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम स्किन वाइटनिंग जो क्रीम्स हैं इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, एक बड़ी तादाद में ख़वातीन इनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट कि आप देखिए आपने बात की मर्क्यूरी के साथ साथ बल्कि उसमें 3-4 उन्होंने चीजें मिलाई हुई हैं, स्टीरॉइड्स मिलाए हुए हैं। वो क्या करती है वक्ती तौर पे आपकी स्किन को थोड़ा सा ग्लो दे देती है, थोड़ा सा लाइट कर देती है, लेकिन क्या होता है आपको वो एक आदत बन जाती है। अगर आपने वो क्रीम छोड़ी तो आपका चेहरा एक तो बदनुमा हो जाएगा, मजीद दाने और निकल जाएंगे और स्किन बहुत पतली हो जाती है। स्किन जब पतली होती है तो आपकी वेन्स जो होती है वो दिखने लगती है, जो कभी ठीक नहीं हो सकती। तो यह बहुत अच्छा टॉपिक है आपका और ये जरूर आप ख्याल रखें कि जो भी जायज वाइटनिंग के हवाले से मेरे पास बहुत आते हैं पेशेंट्स, मैं बहुत ट्रीट करता हूँ वाइटनिंग के, लेकिन मैं उनको पूरा प्रॉस एंड कॉन्स बता देता हूँ। मैं उनके पूरे ब्लड टेस्ट करवाता हूँ, उनका लाइफस्टाइल मैनेज करता हूँ, उनको अप्रोप्रिएट सन ब्लॉक स्टार्ट कराता हूँ, ग्लूटाथियोन वाइटनिंग जो टैबलेट्स है उस पर स्टार्ट करता हूँ, इनका LFT कराकर, इनका विटामिन D करा के, कि ये होता है कि इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी।
और कोई भी क्रीम जो होती है, मैं जो दी होती है, मैं उनको कहता हूँ पूरे इंग्रेडिएंट्स आप खुद भी पढ़ लीजिए, बिकॉज हमारी आवाम भी माशाल्लाह अब काफी अवेयर हो गई है आप लोगों के प्रोग्राम्स के तवज्जुद से। तो उसमें ये अच्छी बात भी है कि उनका राइट है हम डॉक्टर से पूछना। मैं कहता हूँ हमें भी चेकआउट करें, वो हमारा पूरा प्रोफाइल देखें, हम कहाँ बैठते हैं, कब से बैठ रहे हैं, क्या क्या हमारा एक फीडबैक है। क्योंकि एज अ टीवी पर्सन, मैं टीवी पे बहुत सारे शोज करता हूँ, मैं यही बताता हूँ कि हमें भी चेकआउट करें। और यस, आपने थोड़ा सा टाइम दीजिए। अक्सर लोग कहते हैं बहुत इंस्टेंट वाइटनिंग चाहिए होती है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन ये कि रिजल्ट स्लो एंड स्टेडी होते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं चाहूँगी कि मैं आपसे ये सवाल ज़रूर यहाँ पे पुट करूँ, क्या वाकई रंग गोरा होता है या आपका कम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ा आपकी स्किन ग्लो करती है या थोड़ा बेहतर हो सकता है? ये क्या गोरा गोरा टिपिकल तो नहीं है कि एक बंदा जिसका कम्प्लेक्शन टैन है? आप प्लीज़ ये ज़रूर बताएं, क्योंकि नॉर्मली लोगों के दिमाग में ये होता है कि हम एकदम से गोरे हो जाएंगे। आपका कम्प्लेक्शन बेहतर हो सकता है, यू कांट बी फेयर। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हम टोन लाइट कर देते हैं, थोड़ा सा लाइट हो जाती है टोन, लेकिन ये बिल्कुल फेयर नहीं हो सकता है। ग्लो डेफिनेटली आ सकता है विटामिन सी सीरम्स के साथ हम जो आपको देते हैं, लेकिन ये जो आप चाह रहे होते हैं कि आप बिल्कुल अंग्रेज चिट्टे हो जाएं, दैट इज नॉट पॉसिबल, और वो होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वो आप अपने नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। आपको अल्लाह ताला ने कॉम्प्लेक्शन दिया है, ठीक है, जो विंटेज कॉम्प्लेक्शन हम पाकिस्तानियों का होता है उसको बहुत इंप्रूव किया जा सकता है। सनब्लॉक लगाइए, आप टैबलेट्स लीजिए, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, शाम में आप अपना सही फेस वॉश यूज करें, रात की क्रीम्स बहुत जरूरी है। जैसे विटामिन सी सीरम्स मुझे बहुत पसंद है और वो आपको अक्सर सूट करते हैं, तो आपकी स्किन में बहुत अच्छा ग्लो भी आता है। मैं व्हाइटनिंग इंजेक्शंस भी लगाता हूँ, लेकिन वो भी आपको ब्लड टेस्ट करने के बाद। मैं ये भी बता दूं कि देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि इंस्टेंट वाइट कोई नहीं हो जाएगा। आपका जो कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, वो 2-3 शेड्स बेहतर हो जाता है, लेकिन असल चीज होती है कि आपकी स्किन बेदाग हो, स्किन क्लियर हो। आपको पता है सुपर मॉडल अभी जो है वो अफ्रीका की है और वो बहुत डार्क है, बट क्या अट्रैक्शन है, क्या खूबसूरती है। तो the complexion that matters, it's the glow, it's आपकी स्किन पे जो इवन टोन, एक दिलकशी। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मुझे बहुत सारे शोज में बुलाते हैं गोरेपन वाले, मैं कहता हूँ गोरापन नहीं बोलो, दिलकशी बोलो। स्किन आपकी दिलकश लगनी चाहिए। जो भी आपका कॉम्प्लेक्शन है उसमें होनी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए, देयर शुड बी अ ग्लो। आप आई बिलीव कि जो गंदमी रंग हैं या इस तरह के कलर्स हैं, दे आर मोर अट्रैक्टिव एज कंपेयर टू फेयर कम्प्लेक्शंस एंड दे आर मोर फोटोजेनिक एज वेल। आप सही कह रही हैं, और उसको बहुत अच्छा इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन वो भी गोरा नहीं करते, वो आपको लाइट टोन करते हैं, और मैं ज्यादा ग्लो पे करता हूँ। फेस पे हो, दाग धब्बे ना हो, फेस पे एक कॉम्प्लेक्शन हो, आपकी स्किन बिल्कुल जैसे कोरियन स्किन की तरह लगे, एक कलर हो पूरे फेस पर, तो वो गर्दन भी एक हो और बॉडी भी एक हो, तो आपका वो अच्छा। लेकिन यारी बात होती है, गोरा जो वर्ड है ना, वो मुझे लगता है मिसयूज हो रहा है, उसको गलत तरीके से। अच्छा डॉक्टर काशिफ, मैं चाहती हूँ एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट आप लोगों को डराएं। ये जो ओवर द काउंटर खवातीन है ना, ये जाकर जो खरीदती हैं, 7 क्रीमें मिक्स करके मुंह पे लगानी है, तो फलानी चीज़ आप ऐसे लगाएं, और फिर उसके बाद जो छाइयाँ और धब्बे लेकर डॉक्टर्स के पास जाती है और फिर गलत हाथों से ट्रीट होती है। आप इनको बताएं कि ये चीज़ ऐसी कुछ नहीं है, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपकी स्किन में फ़र्क आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका आपकी स्किन ही आपकी ओवरऑल हेल्थ पे कितना नुकसानदेह है। प्लीज़ मैं आपको सबसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपके शो के तवज्जो से जरूर बोलूंगा कि आप जो ये ओवर द काउंटर क्रीम्स लेती हैं, देखिए जो क्रीम तो बेचने वाले हैं वो तो आपको अच्छी चीज बताएंगे ही, और खासतौर पे वो क्रीम जिसका आपको इंग्रेडिएंट नहीं पता है, ये आप जरूर देखिए कि उसके अंदर आपके विटामिन सी है, हाइड्रोक्विनोन है, जो कि अप्रूव्ड है। लेकिन हाँ, जिसके अंदर आपका मर्क्यूरी तो लिखते ही नहीं है लोग, हालांकि मर्क्यूरी हो सकता है उसमें हो, या क्लोबीटासोल प्रोपाइनेट या बीटा मेथेसोन हो। तो ये आप जरूर मेरी फीमेल से, या इवन आजकल तो लड़कों को भी बड़ा शौक हो गया है गोरा होने का, ये तो वबा फैल गई है ना, तो लड़कों को भी बड़ा शौक है कि हम गोरे हो जाएं और ये हो जाएं। तो ऑफ कोर्स वो सबका राइट है, बेहतर हो जाए स्किन, लेकिन आप उसको तरीके से करें ना। मैं तो विटामिन डी जरूर टेस्ट कराता हूँ, मैं आपका एनएफटी के लेवल फंक्शन सही हो। देखिए, अगर आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं तो यू शुड कंसल्ट डॉक्टर, प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट, जो आपको प्रॉपरली गाइड करे कि आप क्या चाहते हैं। क्या वो ना, देखिए एमबीबीएस होना जरूरी है आजकल तो। आई एम सॉरी टू से, इतना मार्केट में हर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट बनके बैठ जाता है, एमबीबीएस भी नहीं किया होता है, तो दैट्स वेरी सैड। सैलून्स के ऊपर डर्मेटोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ये इतना बड़ा खौफनाक। मैं चाहूंगी मैं इस पे एक और शो करूं
कि जो सैलॉन्स के अंदर ये हाइड्रा फेशियल के नाम के ऊपर इतनी इतनी मशीन्स इस्तेमाल करें, ये कितना खतरा है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर काशिफ अहमद मालिक, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। वक्त कम था लेकिन आई एम श्योर कि हम दोबारा इस पर ज़रूर बात करेंगे। डॉक्टर काशिफ अहमद मालिक हमारे साथ मौजूद थे जी, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। वाइटनिंग कुछ नहीं होता, आपकी स्किन, आपकी टोन बेहतर हो सकती है। अगर आपको कोई कहता है कि आप ओवरनाइट गोरे हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल गलत करता है, आपसे झूठ बोलते हैं। तो आपने इस पर यकीन नहीं करना और अपने कम्प्लेक्शन में, अपनी स्किन में कॉन्फिडेंट होना सीखें। अल्लाह ताला ने आपको जो चीज़ दी है वो बहुत बेहतरीन है। हम प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी। अब कल फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।